मुजरिमों ने इंसाफ का खून कर दिया और वो बड़ी दिलेरी के साथ समाज में अपनी शराफत का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। मगर मुजरिम हर बार यह भूल जाता है कि वो अपने हर कदम के पीछे अपने जुर्म के निशान छोड़ जाता है। अब ये अदालत का काम है कि वो उन निशानों को तलाश करे, उन्हें परखे और उन्हें सबूतों में बदल दे। अंकल, नम्रता और अधिकारी मेरे जाती दुश्मन हैं। जब मुझे पता चला कि सबा को चाय पर बुलाया गया है ना, तो मुझे लगा कि उनके पर्दाफाश होने का वक्त आ गया है। हम उन्हें पकड़ने में कामयाब भी हुए, लेकिन कानून के हाथ से वो बच गए। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है और ना ही इस बात का अफसोस है कि मुझ पर उन दोनों को फंसाने का इल्जाम लगाया गया है। अगर मुझे अफसोस है तो इस बात का कि इस साजिश में एक मासूम लड़की की भेंट चढ़ गई है। अंकल, आप नहीं जानते किस तरह उन लोगों ने सबा और इसके घर वालों की जिंदगी तंग कर रखी है। अदालत ने इस पर ऐसा इल्जाम लगाया कि यूं समझ लीजिए कि उसे बदनामी या बदचलनी का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इसके माथे पर लिखा गया है कि ये आवारा है, बदकिरदार है। और आप ही सोचिए, दुनिया इस तरह की लड़की के साथ क्या सलूक करेगी। इसका अंदाजा तो वही लगा सकता है जो सबा के घर गया हो, जिसने लोगों को उस पर ताने कसते हुए सुना हो। और अंकल, ये किस्सा खत्म नहीं होगा। दुनिया की उंगलियां इस पर उठती ही रहेगी और इसके सामने शर्म से सर झुकाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होगा। बद अच्छा होता है, बदनाम बुरा। लगती बेटी, जो बात तुम महसूस कर रही हो वही मैं भी महसूस करता हूं। क्या तुम नहीं जानती, उस दिन अदालत में हम सब की यही हालत थी। उस दिन वो मुकदमा मैं एक सरकारी वकील की हैसियत से लड़ रहा था और हो सकता है कि उस दिन हमारी दलीलों के वजन में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो, जिसके नतीजे पर झूठी गवाहों की बुनियाद पर फैसले का रुख ही बदल गया। मगर अब ऐसा नहीं होगा बेटे, अब ऐसा नहीं होगा। अभी हमें अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील करना है और सबा की तरफ से यह मुकदमा अब मैं लड़ूंगा। मैं सबा बेटे, यह सच है कि कभी कभी झूठ सच्चाई पर हावी हो जाता है, मगर इसका यह कतई मतलब नहीं कि झूठ की हमेशा जीत होती है। यह भी सच है कि मुजरिम आज अपनी झूठी जीत का जश्न मना रहे होंगे। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि इस अदालत के बाद भी अदालतें हैं, इस फैसले के बाद भी फैसले होंगे। वकील साहब, मैं कानून और इंसाफ तो जानती नहीं, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि इस दुनिया ने औरत को हमेशा दबाया है। उसे इंसाफ कभी नहीं मिला। मर्द चाहे कितना बड़ा भी गुनाह कर ले, उसे दुनिया कुछ नहीं कहती। और अगर औरत पर एक छोटा सा भी इल्जाम लग जाए तो ये जमाना उसे मुजरिम करार देता है। वकील साहब, आज सबा का भी यही हाल है। वकील साहब, अगर आज सबा के दामन से दाग नहीं धुला तो ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देंगे। वकील साहब, मैं आपसे सबा की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ। हमने तो बदनामी का हर दाग सह लिया, मगर ये मासूम नहीं सह पाएगी, सब कुछ नहीं सह पाएगी।
तुम सच कह रही हो फरीदा, तुम सच कह रही हो। इस समाज में एक बदनाम औरत की जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। सभा पर जो बदनामी के छींटे उड़ाई गई, हम सब जानते हैं कि वो हमारे ही दुश्मनों की एक साजिश थी, जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदतर बना दिया। अगर वो अकेली होती, मगर तुम ये भूल रही हो कि आज वो अकेली नहीं है, बल्कि हम सब उसके साथ हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि कानून भी उसके साथ है। जिस कानून ने झूठी गवाही की बुनियाद पर उसे रुस्वा किया, वही कानून उसी गवाह की बुनियाद पर उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस देगी। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और उन मुजरिमों को सजा देगी जिन मुजरिमों ने सभा पर ज्यादती की है, उसको अपने जुल्म का निशाना बनाया है। हाँ फरीदा, कुसुम, कुसुम, आखिर कब तक तुम इस रेलिंग और उस व्हीलचेयर के सहारे चलती रहोगी? करण, जिस दिन मैंने ये सहारा छोड़ दिया, उस दिन तुम्हें मुझे सहारा देना होगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह का सहारा नहीं देने वाला कुसुम। तुम्हें खुद अपने पैरों से चलकर उस व्हीलचेयर तक जाना होगा। करण, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिना सहारे के मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? अरे तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम उस व्हीलचेयर तक खुद चलकर जा सकोगे। मुझसे नहीं होगा। देखो देखो कुसुम, आज मेरे सामने एक बहुत बड़े इम्तिहान की घड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने पैरों से चलकर उस व्हीलचेयर तक पहुंचो। करण, तुम खामखा की जिद कर रहे हो। देखो कुसुम, प्लीज, अगर तुम अपने पैरों पर चलकर उस व्हीलचेयर तक पहुंच जाती हो तो ये मेरी जीत होगी, और अगर तुम नहीं कर सकी तो ये मेरे लिए हार होगी। लेकिन करण, मेरी बात सुनो कुसुम, मैं हारना नहीं चाहता। क्या तुम मेरे साथ हो? मैं वहां पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। करण, करण, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा कुसुम। करण, मैं गिर जाऊंगी। तुम नहीं गिरोगी, तुम मेरे पास चलकर आओगी। करण, तुम बेफिजूल की जिद कर रहे हो। मैं कोई जिद नहीं कर रहा कुसुम, तुम मेरे पास चलकर आओ। चलो कोशिश करो, करण, कोशिश करो कुसुम, प्लीज। मैंने कहा कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करने वाला। मैंने कहा कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करने वाला। करण, सुनो। करण, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना कुसुम? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक है भाई साहब, आप लोग जाइए। तुम करण, कुसुम, कुसुम, तुमने वहां से यहां तक का फासला खुद दौड़ कर तय किया। तुम अच्छी हो गई कुसुम, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। तुम चल सकती हो, तुम दौड़ सकती हो, तुम भाग सकती हो। हाँ करण, पता नहीं तुम्हारी जान को खतरे में देखकर मुझे क्या हो गया था। शायद मेरी जान को खतरे में देखकर तुम्हें एक जबरदस्त शौक लगा, जो तुम्हारा इलाज बन गया, जो तुम्हें वहां से यहां तक लेकर आ गया कुसुम। करण, मेरी व्हीलचेयर। जो हुआ अच्छा हुआ कुसुम। अब तुम्हें उस व्हीलचेयर की कोई जरूरत नहीं।
करण, मगर वो कौन था जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? मुझे कौन मार सकता है कुसुम? नहीं करण, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो गाड़ी तुम्हारी ही तरफ आ रही थी। वो तुम्हें उड़ा देना चाहती थी। मैं जल्दबाजी में उसका चेहरा नहीं देख सकी। कुसुम, हो सकता है कि कोई शराबी शराब के नशे में चूर गाड़ी चला रहा हो। शराबी या तुम्हारा कोई दुश्मन? वो जो कोई भी हो कुसुम, लेकिन आज उसकी इस हरकत के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उसने मेरी जान लेने की कोशिश में मेरी कुसुम को एक नई जिंदगी दी। तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? मुझे अपनी जान की परवाह क्यों होगी? क्योंकि मैं जानता हूं कि मारने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। एक बात कहूं? कहो। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाऊंगी, उस दिन तुम मुझे बंटी से मिलाओगे। नहीं कुसुम, मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था। करण, मैंने तुमसे वादा किया था कि जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, उस दिन खुद अपने पैरों से चलकर तुम बंटी से मिलने जाओगी। और आज कुसुम, आज वो दिन आ गया। चलो मुन्ना से मिलने चलते हैं। हे, इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रही? मुन्ना से नहीं मिली? चलो। माँ जी कहाँ हैं आप? अरे करण बेटे, क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। माँ जी देखिए हमारे घर पर कौन आया है। कौन आया है? देखिए ना। काश मैं आपकी अमिता होती। करण, कुसुम। हाँ माँ जी, अब कुसुम को किसी भी सहारे की जरूरत नहीं। कुसुम बेटी, अंदर आ जाओ बेटी। आप माँ जी, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बेटी, जैसी मेरे लिए अमिता वैसे ही तुम हो। खुश रहो, सदा सुखी रहो बेटी। आंटी, जाओ बेटी जाओ। आंटी, मेरे बच्चे। अब कुसुम का अपने ससुराल चले जाना ही बेहतर होगा। आखिर एक ब्याहता लड़की कब तक अपने मायके में रह सकती है? लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे हमसे, आखिर हम क्या जवाब देंगे? कहां चली गई थी तुम कुसुम? तुम्हें कितनी बार कहा मैंने? कुसुम, तुम अपने पांव पर तुम चल सकती हो बेटी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटे, ये चमत्कार हुआ कैसे? एक तेज आती हुई गाड़ी ने मेरी व्हीलचेयर को उड़ा दिया। एक तेज कार ने? ये कार चलाने वाले की गलती थी या किसी ने जानबूझकर? यह हरकत जानबूझकर की गई थी, लेकिन उसका निशाना वो व्हीलचेयर नहीं थी। तो उसका निशाना कौन था? उसका निशाना करण था। उसके इरादे बहुत खतरनाक थे। वो करण को उड़ाना चाहता था। मगर वो था कौन? यही सवाल तो मैं आपसे करने आई हूँ कि वो कौन था जो करण को मारना चाहता था। बेटी, तुम्हारी इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब है। ठीक है, मैं आपकी बात का विश्वास कर लेती हूँ, मगर एक बात याद रखना, जिसने भी यह हरकत की है
उसे इस हरकत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, चाहे वो कोई भी हो। बच गया, मगर कब तक बचेगा वो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विनोद साहब, आप इतने अपसेट क्यों हैं? हाँ मनाली, अच्छा हुआ तुम आ गई मनाली। इस वक्त मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत थी। मैं तो दिन रात आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ, मगर बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं हूं मनाली, एक झुंझलाहट है, यह गुस्सा है। ये झुंझलाहट, ये गुस्सा किस पर विनोद साहब, किस पर? अपने आप पर मनाली, अपने आप पर। मैं अपनी जिंदगी जिस तरह जीना चाहता हूं नहीं जी पा रहा हूं। लगता है जैसे जैसे मेरी आजादी पर, मेरी सोच पर किसी ने पाबंदी लगा दी हो, और वो पाबंदी को मैं तोड़ देना चाहता हूं। विनोद साहब, कहीं इस परेशानी की जिम्मेदार मैं तो नहीं? नहीं मनाली, तुम मेरी परेशानी की जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि वो लोग हैं, वो दुश्मन हैं मेरे, जो हर हाल में मेरी बर्बादी चाहते हैं। विनोद साहब, मैं आपके किसी भी काम आ जाऊं तो मेरी सारी जिंदगी आप पर निछावर है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन आपको दुखी हुए, आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मनाली, जिंदगी की इन घड़ियों में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। विनोद, जो खुद बेसहारा है, वो किसी और को क्या सहारा देगा? मैं सच कहती हूँ, अगर मुझे आपका सहारा नहीं मिला तो मैं... मनाली, आज मैं तुम्हारे और अपने बीच की इस दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। विनोद साहब, ये दूरी तो तब खत्म होगी जब ये किसी रिश्ते में बंध जाएगी। मनाली, मैं इस रिश्ते पर अपने प्यार की मोहर लगा देना चाहता हूँ। क्या? हाँ मनाली, मनाली, मैंने आज फैसला किया है कि तुम ठाकुर खानदान की बहू बनोगी। विनोद, विनोद, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? मनाली, शायद तुम ख्वाब आज तक देख रही होगी, मगर आज मैं उस ख्वाब को हकीकत में बदल देना चाहता हूँ। विनोद, आज तक कभी तुमने इस तरह ये बात खुलकर नहीं कही, लेकिन क्या तुम जानते हो, इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तुमको किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा? नहीं मनाली, अब हमारे रास्ते में कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मनाली, इस तरह क्या देख रही हो? विनोद, मैं अगर ये बात अपने घर वालों को बता दूं ना, तो उनको यकीन नहीं होगा। वो इस बात का सबूत मांगेंगे। मनाली, उन्हें मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं, मगर पहले तुम्हारी जबान से मैं हाँ सुनना चाहता हूं। हाँ विनोद, हाँ। एक कहावत है बेटे, 100 सुनार की, 1 लोहार की। हाँ बेटी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अंकल, विनोद ठाकुर परेशान है उसके अपने कर्मों से। एक तरफ तो वो प्रगति को खत्म करना चाहता है, और दूसरी तरफ अपनी बीवी से छुटकारा, और तीसरी तरफ वो तुझसे शादी करके तुझे ठाकुर खानदान की बहू बनाना चाहता है। बेशक शादी से पहले हमारे पास इतनी दौलत तो नहीं है, वो घर उसकी सेक्रेटरी मनाली का घर नहीं होगा। तो फिर वो घर होगा बेटे उसकी मंगेतर मनाली का।
नया घर होगा, नए नए डेकोरेशंस होंगे और होंगी उसमें जिंदगी की तमाम सहूलियतें। मगर बेटे, इसके लिए बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दिल तो उसने दिया है तुम्हें, जाहिर है दौलत भी उसे देनी ही पड़ेगी। अंकल, ये सब करने के लिए तो वो तैयार है, तो क्या मैं उसके साथ 7 फेरे ले लूं? अरे नहीं बेटे, 7 फेरे लेने के लिए कौन उल्लू का पट्टा कह रहा है। पहले अपनी मोहब्बत को परवान तो चढ़ने दो। हर कदम पर उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लो। अब भी उसकी मोहब्बत पाक है या अब भी उसकी मोहब्बत में हविस है। बेटी, तुम्हें अच्छी तरह से परखना पड़ेगा कि उसकी मोहब्बत हविस तो नहीं है, क्योंकि तुमसे भी पहले न जाने ये खेल उसने कितनी लड़कियों के साथ खेला, न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी है। और दोष इसमें उन लड़कियों का भी नहीं था, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाई। वो झूठा और फरेबी निकला था। यस अंकल, आप सही कह रहे हैं। मगर यहां मामला उल्टा है। तुम इसी तरह अपने झूठे प्यार का खेल खेलती रहो और उससे रोज नई नई फरमाइशें पूरी करवाती रहो और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाती रहो। यस अंकल। लेकिन अंकल, ये चलेगा कब तक? जाहिर है जब तक वो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करता रहेगा तब तक। और जब फेरे लेने का वक्त आएगा, उस वक्त इस शहर में 3 प्राणी नहीं रहेंगे, मैं, तुम और तुम्हारी आंटी। अंकल, हाँ बेटे, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, आज जश्न हो जाए। है ना? तो बताओ आज खाने में क्या क्या बनाओ? अरे आज घर में खाना कौन खाएगा? आज तो हम 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे। 5 स्टार होटल में खाना? हाँ, अब हमारी मनाली विनोद ठाकुर के सेक्रेटरी नहीं, बल्कि उसके होने वाली बीवी है, बीवी। अरे माँ जी, जीते रहो। अंदर आइए ना। करण, मेरे आने से तुम्हें कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप अंदर आइए। क्या बात है, घर में कोई है नहीं? माँ जी और बाबूजी तो बाहर गए, और मुन्ना? वो भी उन्हीं के साथ है। थोड़ी देर में वापस आते ही होंगे। आप बैठिए ना। करण, मैंने सुना है कि कुसुम अब बिल्कुल ठीक हो गई है, चलने फिरने लायक हो गई है, उसे अब व्हील चेयर की जरूरत नहीं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और अच्छा हुआ कि आप खुद चलकर यहाँ पर चली आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुशखबरी मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ। करण, इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी तो है। मैं कुछ समझा नहीं। करण, कुछ लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम बच गए और कुसुम की व्हील चेयर चूर चूर हो गई। क्या तुम बता सकते हो वो कौन हो सकता है? माँ जी, वो शायद कोई ड्राइवर नशे में चूर, वो माँ जी। करण, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाह रहे हो मगर कह नहीं पा रहे हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम किसका हो सकता है। किसका माँ जी? मेरे बेटे विनोद ठाकुर का। नहीं माँ जी। नहीं करण, ये खबर सुनने से पहले ही मैं कुसुम को हवेली वापस लाना चाहती थी, एक बहू की हैसियत से। मगर अब तो कुछ कहने में भी डर लगता है। मगर माँ जी, आपको तो कुसुम को हवेली वापस लाना ही होगा। करण, जब वो इस हवेली से मैके गई थी तो इस हवेली की बहू थी और विनोद ठाकुर के होने वाले बच्चे की मां थी। लेकिन जो हादसा उसके साथ हुआ, न जाने उसके दिल पर क्या बीती कि उसने हवेली वापस लौटने से इनकार कर दिया।
इसी दौरान तुमने जो उसके जख्मों पर मरहम लगाई, जो अपनापन दिया, उसके वो कर्जदार है और वो कर्ज उसे चुकाना पड़ेगा करण। माँ जी, आपको याद होगा कि एक दिन इसी जगह पर खड़े होकर मैंने आपसे एक वादा किया था कि जिस दिन कुसुम अच्छी हो जाती है, जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जाती है माँ जी, उस दिन मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। और आज माँ जी मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। नहीं करण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो सारी तैयारियां भी कर ली हैं माँ जी। मैंने तो अपना इस्तीफा प्रगति के पास भिजवा भी दिया। नहीं करण, तुम हरगिज नहीं जाओगे। अगर तुम चले गए तो कुसुम की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, वो मर जाएगी और इस हत्या की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। तुम मेरा दर्द समझने की कोशिश करो करण। मेरी बदनसीबी तो ये है कि इस हवेली में मुझ पर जितने जुल्म हुए, मैं आज तक उसका खुलकर विरोध नहीं कर पाई। खामोश रहना ही मेरी कमजोरी थी और आज मेरी खामोशी को जबान दे दे करण। मैं सिर्फ ठाकुर रुद्र प्रताप की पत्नी और विनोद ठाकुर की मां ही नहीं हूं, मैं एक औरत भी हूं। करण, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, जो मैंने खामोश रहकर किया है। तुम यहाँ से नहीं जाओगे करण। आप नहीं जानती माँ जी, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे यहाँ पर रहने से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। अगर तुम यहाँ से चले गए तो उससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। नहीं माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। करण, अब कुसुम जो भी कहेगी मुझे मंजूर है। मैं जानती हूं कि कुसुम के लिए विनोद ठाकुर कहीं से भी काबिल नहीं है। अगर वो विनोद ठाकुर के साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी मौत हो जाएगी और मेरे जीते जी मैं उसे मौत नहीं दे सकती। मगर माँ जी मैं करण, जिस तरह विनोद ठाकुर मेरा बेटा है, उसी तरह तुम भी मेरे बेटे हो। जिस तरह हमारी पुरानी जायदाद पर उसका हक है, उतना ही तुम्हारा भी हक है। मगर माँ जी, मेरा यहाँ पर रहना उस हवेली को बर्बाद करना होगा। देखो करण, अगर तुम यहाँ से चले गए तो यह हवेली बर्बाद होने से बच नहीं पाएगी। तुम यहाँ से अब नहीं जाओगे। मैं प्रगति के पास तुम्हारा इस्तीफा वापस लेने जा रही हूँ। क्या बात है प्रगति, काफी देर से खामोश बैठी हो। ऐसी क्या बात है इस चिट्ठी में? खामोश इसलिए हूं कि मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मगर पता तो चले कि बात क्या है। ये करण का रेजिग्नेशन लेटर है। क्या? लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि करण को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा? मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ बात क्या है। माँ जी, आप जीती रहो, खुश रहो। करण ने जो त्यागपत्र दिया है उसकी वजह मैं हूं। आप? हाँ प्रगति, और मैं वही त्यागपत्र वापस लेने आई हूँ। लेकिन ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो सोचा था ये करण का कोई मजाक था। नहीं, ये उसका मजाक नहीं,
ये तो कुदरत का बेरहम मजाक था। प्रगति, कुसुम के साथ जब यह हादसा हुआ तो कोई नहीं कह सकता था कि वो एक दिन अच्छी हो जाएगी और इस तरह चलने फिरने लगेगी, लेकिन ये करण था। डॉक्टरों की हार के बावजूद भी उसने कुसुम को अपने तरीके से इलाज किया और उसे बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली। ये तो खुशी की बात है, लेकिन हर खुशी अपनी कीमत मांगती है और ये खुशी भी अपनी कीमत मांग रही है, और ये कीमत ऐसी है कि जो संसार की सारी दीवारों को हिलाकर रख देगी, पुराने रस्मों रिवाज और परंपराओं को आग लगा देगी। करण की कामयाबी ने कुसुम के दिल में एक प्यार का जज्बा पैदा किया और उस जज्बे ने कुसुम के दिल से किसी की बीवी होने की तस्वीर को भी मिटा दिया। उसके जहन में फिर एक बिन ब्याही औरत ने जन्म ले लिया है। मैं कुसुम को अपनी बहू बनाकर लाई थी, मगर मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं उसके मन में एक कुंवारापन सा है जो वैसे के वैसा ही है। और कुसुम करण में अपना भविष्य देखने लगी है। इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन करण ने मुझसे ये वादा किया कि कुसुम के ठीक होते ही वो ये शहर छोड़कर चला जाएगा। तो क्या करण चला गया? नहीं, मैंने उसे रोक लिया और इसीलिए मैं तुम्हारे पास उसका इस्तीफा वापस लेने आई हूं। प्रगति, मैं नहीं जानती मैंने जो ये फैसला किया है वो सही है या गलत। मैं इतना जानती हूं, आज के बाद मेरी पहचान एक मां और पत्नी की तरह नहीं, एक औरत के रूप में होगी। उस हवेली में जो औरतों पर जुल्म हुए हैं उसके खिलाफ मैंने आज तक खुलकर अपनी जुबान नहीं खोली और खामोश रहने का गुनाह ही मेरा गुनाह था। मगर आज कुसुम के फैसले पर भी मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। मगर मेरी यह खामोशी मेरा गुनाह नहीं होगा, बल्कि तमाम गुनाहों का प्रायश्चित होगी। राजेश, जिस हवेली ने मुझसे मेरे अंदर की औरत छीनने की कोशिश की, उसी हवेली की इस औरत ने मुझे अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, औरतों के हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। Honestly, she's a great woman. सचिन, उन लोगों के साथ रह के तुमने क्या खोया, क्या पाया, इस बारे में तुम्हें संजीदगी से सोचना होगा। तुम तो अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे थे उनसे। मौत से बचकर आए हो तुम। हाँ सचिन, जब तुम बेहोश थे और इतने दिनों तक तुम्हें होश नहीं आया था, तब अस्पताल में तुम्हारे माँ बाप की आंखों में हमने ऐसी उदासी देखी जैसे वो खुद जिंदगी की जंग हार चुके हो। तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है, तुम्हारे माँ बाप को दोबारा आशाओं का दीप मिला है। सचिन, उस दीप की लौ को बुझने मत दो। जिस जहर को तुमने पिया है
उसे भूलकर भी दोबारा मत पीना। इस बात का एहसास है मुझे, मेरे साथ जो बीतना था वो बीत चुका है, लेकिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनके साथ क्या हो रहा है? जब मुझे मालूम पड़ा कि गौरव हॉस्पिटल में है तो मेरी तो जैसे नब्ज ही डूब गई थी। मैं डर से कांप गया था। गौरव, तुम मौत के मुंह से बचकर आए हो और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। इससे पहले कि तुम बगावत का नारा बुलंद कर पाते, उन लोगों ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन जिस तरह से तुमने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है, इससे जरूर तुम्हारे दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए होंगे। सचिन, जब गौरव को अस्पताल में दाखिल किया गया था तो उसकी हालत बहुत चिंताजनक थी, पर तब भी डॉक्टर्स ने उसकी विल पावर, उसकी हिम्मत की तारीफ की थी। मगर दीपाली, जो कुछ भी हुआ हालात अभी वैसे के वैसे हैं। मैं मौत के दरवाजे से वापस जरूर आया हूं, मगर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, वो हमसे डर जरूर गए हैं, और मैंने ये बात सीखी है कि बुराई से ना डरकर अगर उसका सामना किया जाए तो बुराई करने वालों के हौसले टूट जाते हैं। आज भी जो लड़के कॉलेज के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि जो पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रहे हैं, उनका इरादा ये है कि इस देश की नौजवान नस्ल को ड्रग्स और चरस की लत लगा के उन्हें खत्म कर दिया जाए। जब देश की नौजवान नस्ल खत्म हो जाएगी तो फिर देश का भविष्य क्या रहेगा? सचिन, ये खतरनाक खेल है और हम सबको मिलके उनके इरादों को नाकाम बनाना है। जिस तरह इस देश के सिपाही अपने मुल्क को बचाने के लिए दुश्मनों से सरहद पे लड़ते हैं, उसी तरह हम लोगों को इस देश के अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना है। मैं जानता हूं कि बाहर कुछ कान हमारी बातें सुन रहे हैं, मगर एक बात सब गौर से सुन लें कि मैं कोई चाल दुश्मनों की चलने नहीं दूंगा। स्वामी, इसने तो खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अरे इस गौरव के बच्चे ने तो बॉल ही हमारे पाले में डाल दी। अब हम क्या करें गुरु स्वामी? सचिन के साथ जो हुआ और जिस तरह से ये गौरव का बच्चा बच गया, उससे शहर की सारी पुलिस अलर्ट हो गई है। इसलिए कॉलेज में कुछ दिनों के लिए हमारा ये धंधा हमें बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ गुरु स्वामी कि तुम गौरव से डर गए हो? गुरु स्वामी, इससे पहले कॉलेज में किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे खिलाफ आवाज भी उठाए, लेकिन इस साले की हिम्मत तो देखो। इतनी मार खाने के बाद भी साला मरने मारने की बात करता है। ये उसी की चाल है। वो इस इंतजार में है कि उसके धमकियों से परेशान होकर हम उस पर हमला करें, और वो इससे ये साबित करना चाहता है कि उस हमले में हमारा हाथ था, और पुलिस को यह भी साबित करना चाहता है कि कॉलेज कैंपस में जो ड्रग्स सप्लाई होते हैं उनमें भी हमारा हाथ है। वो तो है गुरु स्वामी, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ, कुछ दिनों के लिए शरीफ बच्चे बन के रहते हैं। वाह गुरु स्वामी, जवाब नहीं है आपका। चलो। देखा गौरव, दुश्मन कैसे पीठ दिखाकर भाग गया। नहीं दीपाली, ये लोग हमें चकमा दे रहे हैं। इन लोगों ने हमारी सारी बातें सुन ली। लगता है अब इन लोग कोई नई चाल चलेंगे, मगर हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। इससे एक बात तो साबित हो गई गौरव, कि अगर इंसान के पास हिम्मत और हौसले के साथ सच्चाई की ताकत हो तो वो किसी से नहीं डरता, बल्कि उसका डर दुश्मन पर सवार हो जाता है और दुश्मन भागने के रास्ते ढूंढता है।
नमस्ते बाबूजी। बेटी, तुम्हें इस तरह अपने पैरों पे चलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। मुझे तुम्हारी खुशी का एहसास है बेटी। बिल्कुल अपाहिज की जिंदगी हो गई थी तुम्हारी। डॉक्टरों ने भी इनकार कर दिया था। लगता था सारी जिंदगी तुम अपने पैरों पर नहीं चल पाओगी। जो बात नामुमकिन थी वो मुमकिन हो गई। तुम्हारी सेहत तुमको वापस मिल गई। बेटी, मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे दिल को कितनी खुशी हो रही होगी। तुम खुशी में इतनी फूली हुई हो कि तुम अपने ससुर के पैर छूना भी भूल गई। और शायद ये भूल इस खुशी की वजह से। शायद आपने सच ही कहा है। मैं ना ही सिर्फ अपाहिज हो गई थी, बल्कि मेरी जिंदगी मौत के दरवाजे तक पहुंच गई थी। शरीर तो अपाहिज हो ही गया था, उसके साथ साथ दिमाग और दिल भी अपाहिज हो गया था। उस नाउमीद जिंदगी से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और जब नामुमकिन मुमकिन बन गया तो खुशी तो बड़ी स्वाभाविक बात है। और रही बात पैर छूने की, तो आप कल भी मेरे बुजुर्ग थे और आज भी। खुश रहो। मैं डैडी को भेजती हूँ। डैडी, बोलो बेटे। आपके दोस्त आए हैं। कौन से दोस्त? विनोद ठाकुर के पिता। ओ, ठाकुर रुद्र प्रताप। जी। हाँ। कसम बेटी, ठाकुर रुद्र प्रताप विनोद ठाकुर के पिता कब से हो गए? क्या तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं? रिश्तों का क्या है डैडी? रिश्ते तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। शादी से पहले मैं उन्हें अंकल कहती थी, और शादी के बाद बाबूजी। बेटे, वो तो अब भी तुम्हारे बाबूजी हैं। एक बात पूछूं डैडी? पूछो बेटे। रिश्तों का ताल्लुक खून और जज्बात के अलावा किस चीज से होता है? मैं कुछ समझा नहीं। डैडी, आप जिन रिश्तों की बात कर रहे हैं, वो रिश्ते उस वक्त कहाँ गए थे जब मेरी जिंदगी सहारे की मोहताज थी, तसल्ली की मोहताज थी, हमदर्दी की मोहताज थी, प्यार की मोहताज थी। एक बात बताइए डैडी, क्या रिश्ते सिर्फ नाम और पहचान के लिए होते हैं? बेटी, तुम्हारे इन सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। ठाकुर रुद्र प्रताप। भूपेंद्र सिंह। कैसे हो मेरे दोस्त? बस ठीक है, बैठो। भूपेंद्र कुसुम का हालचाल पूछने आया था। कुसुम को अपने पैरों पे चलता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाई, कुसुम की सेहत के लिए बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो। मैंने तो सोचा था कि विनोद ठाकुर भी आएगा। हाँ, विनोद भी आने ही वाला था, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाया। ठाकुर साहब, हम सिर्फ रिश्तेदारी नहीं है बल्कि दोस्त भी हैं। और मैंने अपनी बेटी और तुम्हारे बेटे में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मगर अब जबकि वो
एक लंबी बीमारी के बाद अच्छी हुई है, या यूं समझ लो कि मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई है। और इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनने के बाद भी विनोद किसी जरूरी काम से चला गया, मगर इसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी? देखो भूपेंद्र, तुम मुझे गलत मत समझो, वो जरूर आएगा। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ कि तुमने यहां आने का कष्ट कैसे किया? कमाल करते हो, तुम इसे कष्ट कह रहे हो? अरे ये तो मेरा फर्ज था, फर्ज। कुसुम को मैं लेने आया हूं, तुम उससे कहो कि वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हारे साथ जाने के लिए? अरे वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बेटी है और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की बहू और रतनपुर हवेली की मालकिन। अरे उसके लिए तो खुशी में एक जश्न होगा और उसमें सब दोस्त रिश्तेदार सब आएंगे। क्यों नहीं, उस जश्न में सब लोग आएंगे, ठाकुराइन, विनोद ठाकुर, सभी लोग आएंगे। और इसी जश्न के बाद ही कुसुम का ससुराल जाना मुमकिन होगा, और वो भी तब जब कुसुम की मांग का सिंदूर उसका पति विनोद ठाकुर खुद उसे लेने आएगा। यही परंपरा है हम ठाकुरों की, इसी तरह बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं। भूपेंद्र, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। विनोद ठाकुर जरूर आएंगे, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये परंपरा, ये रस्मो रिवाज अपनी जगह है, मगर क्या ठाकुर? भूपेंद्र, अगर विनोद ठाकुर नहीं आया तो क्या मैं कुसुम को अपने साथ ले जा सकता हूं? ठाकुर, मैं इसे तुम्हारी बदकिस्मती समझूं कि तुम्हारे यहां किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया। तुम्हारी हवेली में सिर्फ बहुएं ब्याह कर लाई हैं, किसी बेटी को विदा नहीं किया, किसी बेटी का ब्याह नहीं किया। ठाकुर, तुम्हें परंपराओं का ज्ञान तो है मगर ध्यान नहीं है, उसकी संजीदगी का तुम्हें एहसास नहीं है। मैं एक बेटी का बाप हूं, मुझे मालूम है कि बेटियां क्या होती हैं, उनके जज्बात क्या होते हैं, उनकी मोहब्बत क्या होती है। मेरी बेटी इस घर से तो विदा जरूर होगी, लेकिन तभी होगी जब वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ससुराल जाना चाहेगी। वो तभी जाएगी जब उसका पति उसे खुद लेने आएगा। खैर छोड़ो ठाकुर, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ कि ठंडा पियोगे कि गर्म? नहीं ठाकुर, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूं। विनोद, मनाली, क्या हुआ? क्या बात है, आज बहुत देर कर दी ऑफिस आने में? मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। कॉम्प्लेक्स? कैसा कॉम्प्लेक्स? जब से आपने शादी की बात की है, उस खानदान से जुड़ने की बात की है जिसे जुड़ने का हर लड़की का सपना होगा, मुझे बहुत डर लगने लगा है। मनाली, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, इस डर को अपने दिल से निकाल दो। कैसे निकाल दूं? खैर, मेरा डर अपनी जगह, लेकिन आप इतने क्यों परेशान हैं? आपको परेशान देखती हूँ तो विनोद साहब, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मनाली, इन परेशानियों का इलाज भी तुम ही हो। तुमसे शादी करूंगा तो इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। मैं कम इन सर? कम इन। जी, मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ऑफिस से आया हूँ। ये लेटर ठाकुर है, ठाकुर के नाम है, इसे आप रिसीव कर लीजिए। मनाली, ले लो लेटर। जी नहीं सर, ये लेटर मैं आपके सिवा और किसी को नहीं दे सकता। मुझे खास तौर से ताकीद की गई है कि लेटर सिर्फ आपको दूं। किसने की है तुम्हें ताकीद? अजीत साहब ने। ठीक है सर, आप यहाँ साइन कर दीजिए।
विनोद साहब, मैं पढ़ लूँ आपके लिए? पढ़ो। ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से है। लिखा क्या है इसमें? एक मिनट। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का लेटर है। ओह माय गॉड, विनोद साहब, हमारा एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल हो गया। क्या? हाँ, इसमें तो साफ साफ लिखा है हमने डिजाइनर अवार्ड फंक्शन में जो गलती की है वो एक फ्रॉड था और इस वजह से हमारे कंपनी का रेपुटेशन खराब हो गया है और लाइसेंस कैंसिल। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है। मैं उस अजीत चौहान को देखता हूं। इतनी हिम्मत। मिस्टर अजीत, How dare you enter my office without my permission? मुझे कहीं भी आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए मिस्टर विनोद ठाकुर, ये ना तो तुम्हारी कोई हवेली है और ना ही तुम्हारी जमींदारी के किसी किसान का झोपड़ा जहां तुम चिल्लाते हुए अंदर चले आए। This is my office. Just get out from here. मुझे आपसे बात करनी है। मेरी ऑफिस में मैं डिसिप्लिन पसंद करता हूं मिस्टर विनोद ठाकुर, और मैं लोगों की इज्जत करता हूं और यही तवक्को मैं लोगों से भी रखता हूं। अगर तुमको जो भी बात करनी है पहले बाहर जाओ और अंदर आने की इजाजत लो मुझसे। देखिए मिस्टर अजीत, देखिए मिस्टर विनोद ठाकुर, मुझे कोई भी कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए। मैंने जो तुमसे कहा है उसे सुनिए और यहाँ से चले जाइए। May I come in? प्लीज कम इन। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। आपको जो कुछ भी पूछना है मिस्टर ठाकुर, एक जेंटलमैन की तरह पूछिए और आपके हर सवाल का जवाब देना मैं अपना फर्ज समझूंगा। आपने मेरा एक्सपोर्ट लाइसेंस क्यों कैंसिल कर दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो सिर्फ कैंसिलेशन लेटर पर दस्तखत किए। क्योंकि जब मैं वो लेटर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि आपने प्रगति क्रिएशंस के डिजाइन्स की जिस तरह कॉपी की, जिस तरह अवार्ड फंक्शंस के उसूलों को तोड़ा, जिस तरह अवार्ड काउंसिल्स के मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ये सब बातें नाजायज थी। आपकी इस हरकत पर हम सिर्फ न अपने देश में बल्कि विदेश में भी एक चर्चा का विषय बन गए। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं मिस्टर ठाकुर, मैं तुम्हारी मर्जी का कोई काम नहीं होने दूंगा। आप और मिस्टर अधिकारी जैसे लोगों की साठ घाट नहीं होने दूंगा मैं। मिस्टर अजीत, सरकार ने आपको एक कुर्सी दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ इस तरह की बदसलूकी पेश आए। मैं आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर रहा मिस्टर ठाकुर, मैं तो आपके साथ तमीज से पेश आ रहा हूं, बल्कि तुम मेरी ऑफिस में घुसकर बदतमीजी कर रहे थे। एक बात याद रखना मिस्टर अजीत, इस कुर्सी पर बैठकर इतना गुरूर अच्छा नहीं है। आपने मुझे छेड़कर सांप के बिल में हाथ डाला है। मिस्टर विनोद ठाकुर, मेरी रगों में भी सच्चाई और ईमानदारी का जो जज्बा खून बनकर बह रहा है, वो आप जैसे सांपों के लिए एक नाक के जहर की तरह है, और जहर जहर को मारता है। तुमने जो कुछ भी करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर विनोद ठाकुर, तुम्हारी इन खोखली धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मिस्टर अजीत, हम सिर्फ धमकियां नहीं देते, करके दिखाते। अच्छा, तो तुम भी एक बात गौर से सुन लो मिस्टर ठाकुर, अब तक तुमने जो गुनाह किए हैं उसकी थोड़ी बहुत सजा तो तुम्हें मिल चुकी है, और बाकी जो सजा तुम्हें मिलनी है वो भी भुगतने के लिए तुम तैयार हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर अजीत कि आप किसकी जबान में बात कर रहे हैं। आपके साथ साथ वो भी नहीं बचेगी हमारे शहर से। Now will you get out from my office? Just get out. Get out.
क्या हुआ विनोद? अच्छा किया तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। बाबूजी सारी जरूरी बातें भूल जाइए और इस बात जो मैं कहता हूं वो सुनिए। अब फिर क्या हिमाकत करके आ गया हो तुम बरकतदार? क्या करके आ गया हो? कुछ नहीं बाबूजी, इस बार प्रगति ने, उस नागिन ने फिर से डसा है हमें। अब क्या किया उसने? बाबूजी उसने जो चाल हमसे चली थी उसी बुनियाद पर अजीत चौहान ने हमारा एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं बाबूजी, उस अवार्ड फंक्शन के दिन जो गलती मुझसे बको नहीं, ये गलती नहीं थी, जुर्म था, जुर्म। उसकी सजा सिर्फ एक्सपोर्ट लाइसेंस का कैंसिल करना ही नहीं, बल्कि तुम्हें जेल हो सकती थी फ्रॉड करने के जुर्म में। तुम्हारे बारे में वकील कोतवाल ने सही कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी हरकतों को लगाम नहीं दी तो एक दिन मुझे अपने कारोबार में ताला लगाना होगा। आज से मैं अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा हूं और तुम्हें भी वार्न करना हूं कि आज के बाद कोई भी बिजनेस डील, कोई भी काम तुम मेरे पूछे बगैर नहीं करोगे। मगर बाबूजी, बस विनोद बस, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं। जिंदगी के हर मैदान में तुमने